एक लड़का गांव में सब्जी का ठेला लगाए हुए था और वो सब्जी बेच रहा था। इसी बीच एक महिला उस ठेले पर आती है और उससे सब्जी का मोल भाव करने लगती है। उस लड़के के और महिला के बीच में 1-2 मिनट तक इन बातों का सिलसिला चलता है कि सब्जी महंगी दी है या मद्दी दी है। इस तरह से 2-3 मिनट वार्तालाप होने के बाद वो महिला वो सब्जी लेकर के वहां से जब चली जाती है, तब उस लड़के का एक दूसरा दोस्त होता है, वो कहता है कि भाई मुझे तो लगता है कि हम जिस महिला के मर्डर केस में जेल में बंद रहे थे, मुझे तो ये वही महिला प्रतीत होती है। ये बात जब वो सुनता है तो कहता है कि तू कैसे पागलों वाली बातें कर रहा है। उसकी तो डेड बॉडी भी प्राप्त हो गई थी और पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम भी करवाया था। उसी के मर्डर केस में हम लोग जेल में गए थे, लेकिन ये महिला कैसे हो सकती है? एक शकल की बहुत सारी महिलाएं होती हैं। वो कहता है कि नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, ये वही महिला है जिसके मर्डर केस में हम लोग जेल में रहे थे। ये बात जब वो कहता है तो फिर वो भी सोचता है कि हो सकता है कि ये वही हो, मुझे भी लग रहा है इसके बोलचाल रवैये से। फिर वो दोनों लोग इस बात की जब इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करने के बाद रिजल्ट जब सामने आता है तो वास्तविक वही महिला निकलती है जिस महिला के मर्डर केस में वो दोनों लड़के जेल में बंद रहे थे। आखिर क्या वजह हुई थी जिसकी वजह से कि महिला जीवित है और लड़के उसके मर्डर केस में जेल में बंद रहे थे? ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना 2015 की है। 2015 में एक सूरजपाल गुप्ता जो व्यक्ति थे, इनकी पत्नी का नाम उर्मिला देवी था और एक लड़की थी, उसका नाम आरती था। ये वैसे तो कन्नौज के रहने वाले थे, लेकिन ये वृंदावन में जाकर के बस गए थे। 2015 में इन्होंने विचार किया कि चलो राजस्थान के दौसा जिला में मेहंदीपुर बालाजी का दरबार है, जहां बड़े बड़े दूर से श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो क्यों ना हम भी चलें और बालाजी के दर्शन करें जाकर के। तभी ये अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर के सूरजपाल गुप्ता जो होते हैं वो वहां से राजस्थान के दौसा जिले मेहंदीपुर में पहुंच जाते हैं। इनकी जो बेटी होती है वो शादी की योग्य होती है और वो देखने में काफी खूबसूरत होती है। जब वो वहां पहुंच जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, बड़े ही प्यार से दर्शन करते हैं, इधर उधर घूमते भी हैं, लेकिन उधर समाधि बाबा की जो समाधि बनी हुई है वहां से परिक्रमा करते समय जब वो उनकी जो लड़की होती है आरती वो लौटती है, तब वो अपने माता पिता से कहती है कि मैं कुछ सामान खरीद लूं। जब इतनी दूर आए हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, तो बालाजी के दरबार से कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना चाहिए, कुछ तस्वीर खरीद लूं या कुछ और भी आइटम है वो खरीद लूं। यह कह करके वो कहते हैं ठीक है बेटी, तुम खरीद लो, हम कुछ दूर पर बैठे हुए हैं। फिर वो लड़की वहां आइटम खरीदने के लिए जाती है, लेकिन उस दुकान पर एक नहीं बल्कि 2 लड़के होते हैं। एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू सैनी होता है, जो रसीदपुर का रहने वाला होता है, और एक लड़का होता है जिसका नाम गोपाल सैनी होता है, वो उदयपुर का रहने वाला होता है। वो लड़के भी जवान थे, अनमैरिड थे। अब वो दोनों उसी दुकान पर होते हैं और वो लड़की आरती होती है, वो भी उसी दुकान पर पहुंच जाती है और उनसे सामान खरीदने लगती है। और सामान खरीदते ही खरीदते एक ऐसा चमत्कार होता है, ऐसा अजीब इत्तेफाक होता है कि कुछ ही मिनटों में वो आरती जो होती है वो उन लड़कों से प्यार करने लगती है। जो सोनू सैनी होता है, रसीदपुर का रहने वाला, उससे वो वार्तालाप करती है और वार्तालाप करते ही करते 2-3 मिनट में उसकी उस लड़के से दोस्ती हो जाती है। वो लड़का भी उससे मतलब बात करने का प्रयास करने लगता है। इसी बीच वो लड़की अपना नंबर उसे दे देती है और उसका नंबर ले करके वो आरती सीधी अपने माँ बाप के पास पहुंचती है और वहां से वो लोग दर्शन करने के बाद सीधी वृंदावन आ जाते हैं। इधर तो वो आकर के वृंदावन में रहने लगे थे। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। आरती उस सोनू सैनी से बात फोन पर करने लगती है और बात करते करते एक दिन उनका जो मुलाकात का सिलसिला होता है वो इतना परवान चढ़ जाता है कि वो अपने माता पिता को बिना बताए आरती घर से गायब हो जाती है और वो सीधी उसी दौसा जिला मेहंदीपुर में आ जाती है सोनू के पास में, और सोनू उसे लेकर के कहीं रिश्तेदारी में पहुंच जाता है और फिर वहां से बांदी कोई अदालत पहुंचता है। वहां जाकर के आरती के साथ कोर्ट मैरिज करा लेता है और कोर्ट मैरिज जब कराता है तो फिर वो अपने घर रखने लगता है। इधर तो
वो लड़की के लिए उधर वो उसके माता पिता जो होते हैं वृंदावन में तलाश करते हैं कि हमारी बेटी आरती आखिर गई तो गई कहाँ। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हर तरफ अपनी लड़की आरती को ढूंढ लेते हैं, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं मिलता। जब कहीं उसका अता पता नहीं मिलता है, लेकिन 4-5 दिन ही वो आरती सोनू सैनी के पास उसके घर पर रुकी थी और उसके बाद में अचानक से वो लड़की उस सोनू सैनी को छोड़ करके गायब हो जाती है। जब इधर तो वो सोनू सैनी को भी छोड़ करके गायब हो जाती है, लेकिन सोनू सैनी ने उसके पिता का नंबर ले लिया था पहले जब उसके पास वो रह रही थी। तब वो फोन करके बताते हैं, सोनू कहता है उस आरती के पिता से, क्या तुम्हारी लड़की तुम्हारे पास आई है? वो कहते हैं कि तुम कौन बोल रहे हो? तब वो कहते हैं कि तुम्हारी लड़की ने हमसे कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन 2-3 दिन से अब वो हमारे घर पर भी नहीं है, लापता हो गई है। मैंने सोचा कि तुम्हारे घर आ गई होगी। वो कहते हैं कि मेरे घर नहीं आई है और तुम उसे ढूंढ करके लाओ, कहीं से भी ढूंढ करके लाओ। अब इस बात की जानकारी उनके लिए मिलती है कि हमारी बेटी ने कोर्ट मैरिज कर ली है और ऐसे ऐसे लड़के से। तब वो बहुत ज्यादा रोते हैं, पछताते हैं, मूड धुनते हैं, अपनी पत्नी को उर्मिला को बताते हैं, लेकिन रोने के सिवा अब होता क्या है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान होकर के घर में शांत बैठ जाते हैं। यूं ही कुछ ही समय का वक्त बीता था, लेकिन जब कुछ समय का जब वक्त बीतता है तब पुलिस के लिए एक नदी के किनारे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई मिल जाती है। फिर पुलिस उस डेड बॉडी को वहां से अपने कब्जे में लेती है और फिर इधर उधर सभी लोगों से कहती है, शनाख्त करवाती है कि आखिर ये किसकी बेटी है, किसकी महिला है, कोई तो इसे पहचानो। फिर ये बात सूचना जब आरती के माता पिता को लगती है, तब वो जाते हैं और वो पुलिस से कहते हैं कि ये हो ना हो हमारी ही बेटी है, क्योंकि हमारी बेटी ने एक दौसा जिला में मेहंदीपुर में एक लड़का था, उससे हमारी बेटी ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और उसका फोन मेरे पास आया था कि वो लड़की उसके पास भी नहीं है, कहीं गायब हो चुकी है। फिर वो पुलिस को बताते हैं कि हो ना हो ये हमारी ही बेटी है और जिस लड़के से हमारी बेटी ने शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, उसी लड़के ने इसे मार करके फेंक दिया है। अब पुलिस एक्शन में आ जाती है और जब एक्शन में आती है तो तुरंत उस लड़के के एड्रेस पर पहुंचती है और उस सोनू सैनी को और उसका जो दोस्त होता है गोपाल सैनी, उन दोनों को पुलिस गिरफ्त में ले लेती है और गिरफ्त में लाकर के कोतवाली में उनके साथ इस तरह से मारपीट की जाती है, उन्हें 3rd डिग्री दी जाती है। फिर वो बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। बताया तो ये जाता है कि उन्हें उल्टा लटकाया जाता है, उनके नाखून भी उखाड़ लिए जाते हैं और उनसे पुलिस जबरदस्ती उगलवाती है कि ये बताओ कि इस लड़की का मर्डर किसने किया है। फिर वो लड़के बहुत ज्यादा टॉर्चर उन्हें किया जाता है, 3rd डिग्री दी जाती है। तब वो झूठ बोल देते हैं और कह देते हैं कि हाँ हमने ही ये मर्डर किया है। बस उसी वक्त सोनू सैनी और गोपाल सैनी के ऊपर मुकदमा लिख जाता है। जब मुकदमा लिख जाता है तब उनके लिए जेल में भेज देती है पुलिस। वो तो उधर जेल में चले जाते हैं और इधर पुलिस आराम से बैठ जाती है, क्योंकि उनके पास जो मतलब केस था वो सॉल्व हो जाता है। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। 18 महीने सोनू और अपने दोस्त के साथ जेल से जब जमानत पे बाहर निकल करके आया 18 महीने के बाद में, तब उसके लिए कोई बताता है कि भाई जिस पत्नी के मर्डर केस में तुम लोग जेल काट के आए हो, वो महिला तो आज भी जिंदा है, मैंने उसे दूसरे गांव में देखा है। ये बात जब वो लोग सुनते हैं तो वो उनके कानों को विश्वास नहीं होता और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिस के लिए जो डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, पुलिस ने उसके माँ बाप को दिखाई थी तो उसके माँ बाप ने उसे अपनी बेटी घोषित कर दिया। हो सकता है कि वो हमारे घर से गायब हुई थी तो किसी और ने उसे मार दिया हो, लेकिन उसका कत्ल तो हुआ है, उसे मारा तो गया है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि भाई तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन तुम्हारी ही पत्नी अभी भी जीवित है और तुम चाहो तो उसकी इंक्वायरी कर सकते हो। ये बात जब वो लोग सुनते हैं तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर की स्थिति, जितने दिन वो जेल में रहे थे उनके परिवार वालों ने बहुत सारा कर्जा लेकर के उनकी जमानत पे कोर्ट कचहरी में खर्च कर दिया था। उनकी हालत बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। दोस्तों इधर तो वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम उस महिला की इंक्वायरी करें तो करें कैसे, उसकी कैसे छानबीन करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उन लोगों के लिए काफी दिन हो जाते हैं उसकी खोज करते करते। तब उन्हें पक्का सुराग मिल जाता है कि जो महिला हमारी मतलब अभी जीवित है वो कहीं दूर नहीं है, वो बैजूपुरा थाना क्षेत्र के विशाला गांव में है
और वो अपने दूसरे पति के साथ रह रही है। जब ये बात उन दोनों लड़कों को पता लगता है, सोनू और गोपाल के लिए, तब वो एक सब्जी का ठेला सजाते हैं, उस पर ठेला पर सब्जी रखते हैं और फिर उस ठेले को उसी गांव में पहुंच जाते हैं और इधर उधर से जानकारी जुटा लेते हैं थोड़ी बहुत, और उसी महिला के घर के बराबर में ठेला लगा लेते हैं, सब्जी बेचने लगते हैं। और उन दोनों ने अपनी हुलिया ऐसे बदल ली थी जैसे कि कोई नजदीकी व्यक्ति कोई हो, वो भी उन्हें ना पहचान सके। अब वो सब्जी तो वहां बेचने लगते हैं, लेकिन उसी बीच और तो कोई व्यक्ति नहीं आया था, लेकिन वही महिला जो आरती थी, सोनू की जो पत्नी, वो निकल करके आती है और ठेले पर सब्जी का रेट करने लगती है और सब्जी खरीदने लगती है। ये बात जब वो दोनों लोग देखते हैं तो वो एकदम से हचक जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि वास्तविक बात सही है कि ये तो हमारी ही औरत है जिसके मर्डर केस में हम इतने दिन जेल में रहे थे। ये बात जब वो दोनों लोग सुनते हैं तब उस दिन तो कुछ नहीं होता, वो उस दिन वहां से चले जाते हैं और वहीं मेहंदीपुर में जो कोतवाली होती है उन इंस्पेक्टर से जाकर के कहते हैं कि साहब, हमने कोई मर्डर नहीं किया है, हम जिस अपनी पत्नी के मर्डर केस में जेल में 18 महीने बंद रहे थे वो महिला आज भी जीवित है। जब ये बात वहां के जब इंस्पेक्टर सुनते हैं तो वो भी बड़े हैरत में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस पत्नी के मर्डर केस में तुम जेल काट करके आए हो और वही पत्नी आज तुमने जीवित देखी है। वो कहते हैं कि साहब बिल्कुल सही बात है। तब इंस्पेक्टर कहते हैं अगर सही बात है तो तुम कुछ ना कुछ प्रूफ लेकर के आओ, तब हम कोई कार्रवाई करते हैं। फिर वो दोनों लड़के विचार करते हैं कि अब प्रूफ कैसे मिले। तभी वो पुनः भेष बदलते हैं और भेष बदल करके उसी महिला के घर में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम सरकार की तरफ से शौचालय योजना के लिए आए हैं और तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं सबकी आईडी प्रूफ दो और तुम्हारे लिए बहुत जल्दी शौचालय का लाभ मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। फिर आरती के जो ससुर होते हैं वो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उस आरती का आधार कार्ड उसकी भी फोटोकॉपी दे देते हैं, अपने भी दे देते हैं, जो भी सदस्य होते हैं सभी की वो एंट्री करवा देते हैं। जब उस आरती का नाम वो लड़के जब सुनते हैं और तब वो चौंक जाते हैं कि अब तो पक्का सबूत मिल गया है कि ये वही आरती है जिसके मर्डर केस में हम जेल में बंद रहे थे। अब वो कुछ देर उन्हें वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप करने के बाद जब उनका मतलब हल हो जाता है तब सोनू गोपाल वहां से चले आते हैं और मेहंदीपुर के जो कोतवाल होते हैं उनसे आकर के कहते हैं कि साहब ये लो प्रूफ, वो महिला जीवित आज भी है जिसे हम देख करके आए हैं और उसका प्रूफ भी लेकर के आए हैं, आधार कार्ड लेकर के आए हैं। ये बात जब वहां के कोतवाल जब सुनते हैं तो वो तुरंत वृंदावन के कोतवाल के लिए फोन करते हैं, वहां की पुलिस से संपर्क साधते हैं और कहते हैं कि जिस महिला के मर्डर केस में तुमने 2 लड़कों को जेल भेजा था वो महिला आज भी जीवित है। तब वो पूछते हैं कि आखिर वो महिला है कहाँ पर। तब वो बताते हैं कि बैजूपुरा थाना क्षेत्र के विशाला गांव में वो अपने दूसरे पति के साथ रह रही है। फिर वृंदावन कोतवाली की जो पुलिस होती है वो अपनी फोर्स टीम के साथ उसी गांव में पहुंचती है, विशाला गांव में, और उस घर पर जब दबश देती है तो वो आरती नाम की महिला वहां पर पाई जाती है। पुलिस उसे कस्टडी में लेकर के सीधी वृंदावन आती है और वृंदावन में जब आती है तब उसके जो माता पिता होते हैं सूरजपाल गुप्ता और उसकी जो माँ होती है उर्मिला देवी, उनके लिए बुलाया जाता है। फिर पुलिस उनसे कहती है कि देखो यही तुम्हारी बेटी है। जब वो लोग उसको देखते हैं कि ये तो हमारी बेटी है तब वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी तो मर चुकी है, आखिर ये कैसे आ गई। फिर पुलिस उस महिला से पूछती है कि आखिर सच बात बताओ कि तुम जीवित हो, फिर तुम्हारे मर्डर केस में ये लोग जेल कैसे गए थे और तुम कहाँ चली गई थी। फिर वो आरती बताती है कि साहब हमने मेहंदीपुर में जाकर के इसी सोनू मतलब सैनी से हमने जब कोर्ट मैरिज की थी, बांदी कोई कोर्ट में जाकर के, तब हम इसके घर गए थे तो इसके घर की आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं लगी थी। पहले तो हमने देखा कि ये कोई पैसे वाला होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, लेकिन जब घर की स्थिति देखी तो मेरा मन नहीं लगा वहां पर, मैं इसके छोड़ करके इसे और वहां से चुपचाप चली गई थी। और फिर मैं विशाला गांव में पहुंच गई थी, वहां मेरा जो इस समय पति है उसका नाम भगवान सिंह रेवाड़ी है, मैं उसके साथ रहने लगी थी। वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा परिवार है, बड़े सुख चैन से मैं वहां पर रह रही हूँ। मैंने अपना एड्रेस किसी को नहीं दिया था। पुलिस जब उसके बयान नोट करती है और नोट करने के बाद में उसके लिए कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट क्या फैसला देता है आगे
ये जब भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। इस प्रकार से उस महिला का खुलासा हो सका। तो साथियों, ये कहानी सुनाकर के हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो केवल आपको सच्चाई दिखाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।